आज एक ऐसे लड़के की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जिसने सपना देखने की हिम्मत करी और ऐसी परिस्थितियों में सपना देखने की हिम्मत करी जिसमें जहां पर जिस परिवार में जिस एरिया में लोग जिसमें दो जून की रोटी के जुगाड़ में जिंदगी गुजर जाती ऐसे परिवेश में रह करके इन्होंने सपना देखने की हिम्मत करी। ऐसी जगह जहां लोग अपना जीवन मजदूरी में काट देते हैं और उनके बच्चे भी मजदूरी करके ही अपना जीवन निकाल देते हैं। ऐसे परिवार में वही एक लड़का प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता है और उसके उस सपने को पूरा करने की हिम्मत देते हैं उसके माँ बाप। लेकिन ये सफर ऐसे कहाँ पूरा हो जाने वाला था। बचपन में ही माँ की मृत्यु हो जाती है और लड़ाई और कठिन हो जाती है। लड़का पढ़ता है और लड़ता है गरीबी से, भूखमरी से और बेरोजगारी से। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और डटा रहता है, रात दिन मेहनत करता है। अपनी सफलता के अंतिम सोपान पर होता है तब नियति को कुछ और मंजूर होता है और उसका पिता भी उसका साथ छोड़ देता है। पिताजी का साथ छूट जाता है तो ऐसे में ये संघर्ष एक अकेले का हो जाता है। और फिर भी हौसलों की उड़ान देखो, वह अंततः सफल हो जाता है और बनता है एक राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी जो बनने का आज हर युवा सपना देखता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप श्री शंकर लाल मैड़ा जी हैं और प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट तहसील के घंटाली गांव के पास में, घंटाली एक कस्बा है छोटा सा, पंचायत की पोस्ट ऑफिस वहीं लगती है। वहां से जस्ट बाद में एक बहुत बड़ा नाला है, नदी है, उसके पास में किनारे में एकदम इंटीरियर क्षेत्र में एक गांव है करवी। आप वहां निवास करते हैं और वर्तमान में एक तहसीलदार के पद पर प्रतापगढ़ जिले में कार्यरत हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या उनका संघर्ष रहा। अब तक जो कहानियां आपने सुनी, अब तक जिन जिन लोगों को आपने सुना, उनकी भी कहानियां बेशक बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन इनके फिर एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि आगे बताएंगे कि इनके उस प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को अभी पूरा नहीं हुआ था, उसी दरमियान इनके पिताजी भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कहानी अकेले लड़के की कि न माँ का सपोर्ट, न फिर आखिरी मुकाम तक पहुंचने के समय में पिताजी का भी साथ छूट जाना, ये मंजिल को हासिल करने में इन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या क्या संघर्ष रहा, वो सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सज्जन जी। सर, सबसे पहले क्योंकि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड हम जानना चाह रहे हैं, दर्शक भी कई सारे हमारे पास मैसेजेस भी आए, क्योंकि आपका परिवार, आप माँ और पिताजी दोनों नहीं थे, फिर भी आप अधिकारी बन गए, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सज्जन जी, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य परिवार है, एक सिंपल सा परिवार है। साधारण किसान परिवार है। पिताजी खेती करते हैं, माताजी हाउसवाइफ थे। मैं मेरा एकमात्र उनका अकेला लड़का हूँ और दो सिस्टर है साथ में, जो कि एक की शादी हमने करा दी है, कि बाकी है, और मैं भी अभी एक अकेले के तौर पे ही रह रहा हूँ। आप परिवार में सबसे बड़े? हाँ बिल्कुल, परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ और एकमात्र मेरा भाई वगैरह नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड आपने बताया कि आप अकेले ही हैं और दो बहनें शादी करवा दी। शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा आप कहाँ पढ़ाई करी और क्या रहा आपका एजुकेशन? देखो, प्रारंभिक शिक्षा मेरी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक जो राजीव गांधी पाठशाला है, ग्राम पंचायत ठेंचला में था, जो वहाँ खुद मेरे आंटी पढ़ाने जाते थे, तो मैं उनके साथ ही जाता था। तो 5वीं तक तो मैंने वहाँ किया। 6th क्लास में एक जो विद्यानिकेतन स्कूल चलते प्राइवेट, उसमें मैंने 6th क्लास की। उसके बाद फिर मैंने 7वीं क्लास से मेरा एडमिशन प्रतापगढ़ जिले में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो क्लास 7 से लेकर के 12 तक मेरी आवास विद्यालय में एजुकेशन हुआ। मम्मी की डेथ हो गई थी, कौन सी क्लास में पढ़ते तब? वो माँ का साथ छूट जाना और देखिए, सब कुछ अपने हाथ में होता नहीं है, विधाता के हाथ में होता है। जब मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था तब माताजी मेरे एक्सपायर हो गए। बड़ी विडम्बना थी कि ऐसे छोटे रहते हुए अगर किसी माँ का चला जाना, माँ का ममतत्व नहीं मिलना, बहुत बड़ी विडम्बना थी मेरे लिए। दूसरा ये है साथ ही साथ कि माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरे माता और पिता दोनों का रोल अदा किया। उन्होंने हमको, तीनों भाई बहन को, कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपकी
माताजी ने, उन्होंने सारा प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके, और बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत अच्छा किया हमारे लिए उन्होंने। अच्छा। तो उस दौरान जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, मम्मा के चले गए, फिर आपने कहा कि मैं प्रतापगढ़, कौन से स्कूल से पढ़ाई करी आपने? प्रतापगढ़ में टीआरडी विभाग द्वारा संचालित है, रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय बोलते हैं जिनको। एक बहुत ही अच्छा संस्था है, अच्छी स्कूलिंग होती है वहाँ, टीचर्स अच्छे होते हैं और पढ़ाई का लेवल भी अच्छा रहता है। तो वहाँ से मैं 7th क्लास से लेकर के 12th तक पढ़ा। तो जब 7th क्लास में एडमिशन हुआ तो 7th 8th 9th तब पढ़ते गए, और हर क्लास में मुझे मॉनिटर बनने का सौभाग्य मिला। अच्छा। तो जहाँ से मुझे में कहीं न कहीं लीडरशिप का वहीं से लीडरशिप आना व्यक्तित्व में, वहीं से स्टार्टिंग होने लग गया था। अच्छा, तो मॉनिटर बनते तो आप में लगा कि मैं अब लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप हुई? मॉनिटर बनना कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ने में होशियार था, तो जो क्लास में पहली रैंक आती थी, तो टीचर्स, जो क्लास टीचर होते थे, उन्होंने कहते थे कि भाई एक हम एक यही मान्यता है कि भाई जो पहली रैंक पे आता है, पहला स्थान पाता है, वो मॉनिटर बनता है। तो बन जाता था। फिर क्लास को मैनेज करना, टाइम टाइम पे क्लासें लगवाना, टीचर्स अगर कोई नहीं आता है तो उसको बुला के लाना, सर आपका क्लास है, अब लीजिए। तो ये सारी जिम्मेदारियां थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से ऐसा लग रहा था कि यार आप अपन में कुछ है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि आगे कुछ करना है बड़ा। ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया आपने? ग्रेजुएशन देखो मैं आर्ट्स से किया है, सब्जेक्ट उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर था। तो इन तीनों से हुआ है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड नहीं किया, मैं फिर सिविल सेवा की तरफ निकल गया था। तो पढ़ाई के दौरान ही आपने सोच लिया था कि मुझे ये बनना है? कब एकदम वो ऐसा दिमाग में कब आया कि हाँ अब मुझे यही बनना है? क्या ऐसा वाकया था? वाकया तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं जब आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा था, 7th क्लास में आ गया था मैं, 2006 में मेरा एडमिशन हो चुका था। उसके जस्ट 2 साल बाद 2008 में प्रतापगढ़ जो है वो जिला बन गया था। तो उस समय वहाँ पे सारा मैनेज सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, कलेक्ट्रेट जिसको बोलते हैं, वो शिफ्ट हो गया था। तो हमारा जो हॉस्टल था बिल्कुल प्रतापगढ़ सिटी के पास में है। तो वहाँ पे हॉस्टल्स और स्कूल्स दोनों कंबाइंड है, वो है ना, रेजिडेंशियल स्कूल है वो। तो वहाँ पे कभी एसडीएम सर, कभी कलेक्टर साहब ऐसे निरीक्षण पे आते थे। तब उनको देख के ऐसा लगता था कि ये क्या है, हालांकि कैसे बनते, क्यों बनते, कैसे बनते, ये अपन को पता नहीं था, लेकिन ये पता लगा कि ये है क्या। तो मेरे दिल में एक इच्छा जागी, क्या क्या है ये। जब बत्ती चलती हुई आ रही है, लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो क्या है। फिर मैंने देखा क्यों ना इनकी तरह ही बना जाए। अब कैसे बनना वो पता नहीं था, लेकिन देख लिया कि भाई बनना जाए। तो किसी से पूछा आपने कि ये कैसे बनते क्या? हाँ, वहाँ हमारे टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल साहब थे आवासीय विद्यालय के तत्कालीन, और वार्डन साहब थे उसमें तत्कालीन। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सर ये कैसे क्या बनते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी देनी होती है, और एसडीएम बनने के लिए आरएस एग्जाम जो होता है राजस्थान का टॉप सर्विस है, वो देना पड़ता है। फिर मैंने पूछा कि कैसे कैसे होता है, तो उन्होंने थोड़ा बड़े बड़े मोटे मोटे लेवल पे बताया था कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, 3 स्टेप होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं पढ़ता रहा, फिर मेरे दिमाग में सेट हो गया। आफ्टर 10th मैंने ये सेट कर लिया कि एक बार दिमाग में सेटअप कर लिया, बनना अधिकारी है, जो कुछ भी हो बनना अधिकारी है। फिर इसके लिए मैं आफ्टर 12th किया, उस स्कूल से जब निकला तब से मैंने उसी की तरफ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, सिविल सेवा की। फिर इधर उधर और भी लोगों से जुड़ा, मैंने पूछा इधर उधर, जब एक बार पता लग गया तो कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने बताया, फिर उस तरफ लग गया मैं। यहाँ से उदयपुर से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, और उदयपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर आपने प्रशासनिक अधिकारी बनने का तो सपना पहले ही देख लिया था। तो उसके लिए पहला जो आपने प्रयास किया, पहली बार फॉर्म भरा, वो कैसे किया? फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्या रहा आपका? सेकेंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तब एक वैकेंसी आई थी, आने वाली है सुनने में आ गया था। तो फिर मैं सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मोटे मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो स्टार्टिंग कर दिया था। तो ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद वैकेंसी आई, जो उसमें मैंने पहला प्रयास किया, प्री हो गया, मेंस नहीं हो पाया और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुए उसमें। तो उसमें पहले प्रयास में तो सफलता मिली नहीं। अच्छा। फिर उसके कौन सा 2013 में आप बता रहे हैं, फिर दूसरा प्रयास कब का? देखो, एक आरएस एक ऐसा भर्ती है जो 5 ईयर में होता है, कभी कभी 4 ईयर भी लगते हैं, कभी 5 ईयर भी लगते हैं। उसके बाद 16 में वैकेंसी आई, 16 वाले में फॉर्म भरा। उस समय मैं तैयारी करने के लिए जयपुर चला गया था। तो वहाँ तैयारी की, और तैयारी की, कोचिंग भी की,
और फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो टाइम बहुत ही कम मिला, रिवाइज़ नहीं कर पाए चीज़ों को, समझ नहीं पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए। इतना बड़ा सिलेबस होता है तो उसको बराबर समझ नहीं पाए, उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो 16 में भी हमें सफलता नहीं मिली, इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाए, मेंस में ही डिस्क्वालीफाई हो गए 16 में। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट भी आपका आपने उसमें सफलता पाने में थोड़े से चूक गए, और फिर कितने प्रयास करा आपने? और 2018 में और भर्ती आती है। 2018 जो भर्ती आई उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, प्री हो गया। फिर प्री होने के बाद मैं मेंस के लिए वापस जयपुर चला गया, तो जयपुर जाके फिर तैयारी की और फिर उसमें क्वालीफाई भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया सारा, और फाइनल सिलेक्शन एज़ ए आरटीएस के रूप में हुआ 18 वाली भर्ती में। लेकिन 18 वाली भर्ती मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अच्छा, कैसे बड़ी परीक्षा कैसे? परीक्षा ये थी कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम था 5 अगस्त को 2018 को, मुझे याद है, डेट भी याद है। उसके ठीक 7 दिन पहले मेरे पापा एक्सपायर हो जाते हैं, बिफोर 7 डेज़। अच्छा। तो उसमें बड़ी ऐसा लगा था कि क्या करें, क्या नहीं किया जाए, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या किया जाए, एग्ज़ाम दिया जाए, कैसे क्या करें? क्योंकि हालाँकि मैंने आपको पहले ही बता चुका, मम्मा पहले से नहीं है। एकमात्र पापा थे, वो भी नहीं रहे। भाई नहीं है, और लोग कोई नहीं है, तो क्या किया जाए, व्यक्ति क्या करे? तो फिर मैंने अपने आप को बोला, मेरे दोस्त अच्छे लोग थे, अच्छे दोस्तों की यही एक बढ़िया वजह होती है कि वो आपको विपरीत परिस्थितियों में संभाल लेते हैं। तो दोस्त आए, उन्होंने बताया, अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा कि देख, होता रहता है, ये अपने हाथ में नहीं होता है, कोई बात नहीं, तो एग्ज़ाम दे, और सब कुछ जो कुछ भी होगा हम बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से फिर वो आए, फिर मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देने के बाद वापस आकर के प्री तो मैंने बिफोर मतलब प्री उस करके प्री दे के फिर आगे मैंने 12वाँ किया था। उसके बाद फिर मैं मेंस के लिए जयपुर चला गया। जयपुर हम गोपाल और दोनों साथी चले गए थे, तो हमने वहाँ तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, टेस्ट सीरीज़ दी, रिवाइज़ किया बार-बार वगैरह सिलेबस को। फिर विधाता ने भी कुछ मेरे बारे में सोचा होगा कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहा है, कम से कम सफलता तो दी जाए इसको। तो फिर मेंस पास हुआ, इंटरव्यू भी पास हुआ और फाइनली सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये तो बहुत खेत की बात है, और ज़रूर आपका जो सपना था और उनका भी सपना था कि आपको बड़ा अधिकारी बनाना, तो वो जहाँ पे भी हैं ज़रूर खुश होते होंगे कि हमारे जो बेटे को हमने जिस तरह से पढ़ाया, जो बनाना चाह रहे थे वो बन भी गए। एक चीज़ ये बताएँ कि कई दर्शकों का भी सवाल रहता है, और मैं भी इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि 3-3 4-4 साल की गैप में एग्ज़ाम्स होते हैं। आप बता रहे हैं कि मैंने बीएड भी नहीं दी, बीएड भी नहीं करी, तो इस बीच आपने और कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिए? नहीं, मेरा सज्जन जी मैं आपको बता दूँ, पता नहीं ये दिमाग किसने दिया, लेकिन आफ्टर 10th बनना सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवा में जाना ये था। मैंने एक सिंगल एग्ज़ाम पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल वगैरह एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने। आरएस के अलावा, आरएस के 3 एग्ज़ाम दिए हैं, 2 बार असफल हुआ हूँ, तीसरी बार में सफल हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। घर परिवार में कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी आप बता रहे हैं कि संघर्ष ही रहा है। तो ये जो दिन थे, जैसे कोचिंग का है और इस बीच का जो समय है, कई सारे, क्योंकि 3-3 4 साल और पारिवारिक ज़िम्मेदारी, लोग भी कहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा तो कई सारे लोग मतलब आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं कोई जॉब ढूँढ लेते हैं। तो आपने इस बीच इन दिनों को कैसे निकाला? ये बहुत पीड़ादायक दिन थे। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि बहुत पीड़ादायक दिन होते हैं। जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको समाज में या फिर दोस्तों के बीच में या इधर-उधर ऐसा देखा जाता है कि फिर फेल हो गया। लेकिन जब पहला अटेम्प्ट दिया तब तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि इतनी तैयारी थी नहीं। तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सेल्फ रोज़गार के लिए थोड़ा उधर मुड़ा। मैंने क्या, कोई जो निजी कोचिंग क्लासेस होते हैं, उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया। और 16 वाली भर्ती दे करके तो मैंने खुद का, हम 2-3 दोस्तों ने मिलकर के खुद का कोचिंग ओपन कर लिया था, ताकि हमें एक आर्थिक संबल मिल सके। और हमने पढ़ाई, मैंने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पढ़ाई ही पर फोकस किया। पढ़ना है और पढ़ाना है। पढ़ना है, पढ़ाना, अपने आप को उधर ही व्यस्त रखा। तो कहीं भी भटकाव वाली स्थिति नहीं लाई। जो हमारे आरएस में जो सब्जेक्ट होते थे, वही सब्जेक्ट हर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, तो वही पढ़ाए और वही उसमें 2 अर्निंग के भी काम हो गया और पढ़ना भी हो गया, और अपने लिए भी एक कहते हैं ना, नींव मजबूत होती गई धीरे-धीरे। तो परिवार में और कोई सर नौकरी पेशा से है, या फिर कोई राजनीतिक में कहीं न कहीं, मतलब कुछ आर्थिक संबल आपको कहाँ से मिलता था? नहीं, राजनीतिक को कोई नहीं है हमारे यहाँ, वार्ड पंच भी नहीं है मेरे तो। सर्विस में देखा जाए तो मेरे अंकल जी थे,
दो अंकल जी हैं जो कि एलडीसी हैं, तो उन्होंने एक का नाम नाथूराम जी है, एक का रामलाल जी नाम है। तो उन्होंने मुझे समय-समय पर जो भी उनसे हो सकता था वो उन्होंने मुझे आर्थिक संबल दिया। मैंने बताया आपको कि मैंने 16 के बाद कोचिंग ओपन किया था, तो 18 वाली भर्ती के लिए मेरे पास एक पर्याप्त फंड था कि मैं जयपुर में सर्वाइव कर सकूँ। तो उसमें वो मेरा काम आ गया, और जब भी आवश्यकता पड़ी थी, मेरे दोस्त लोग थे, जैसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जो दोस्त थे जो, उन लोगों ने मेरे को सहयोग किया। और जैसा कि अभी अंकल और 2 अंकल का बताया, तो उन्होंने भी किया। तो कहीं न कहीं वहाँ सर्वाइव कर पाया मैं। तो आप जैसे कोचिंग पे गए, फिर उससे पहले सेल्फ स्टडी भी करी, और आपका जो टारगेट उसको पहले से फिक्स कर लिया था, तो क्या किस तरह के बुक्स को और किस तरह के मटेरियल को आपने पढ़ा और कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए? वो बुक्स जो होती है वो रिलेवेंट होती है, मार्केट में होती हैं, और हर सब्जेक्ट की अलग-अलग आती है। उनका एक-एक नाम लेंगे तो अच्छा भी नहीं रहेगा वो। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग में चले जाते हो, जहाँ पर एक सब प्रकार के गुरुजी मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाते हैं, वो ही आपको सब बता देते हैं कि ये पढ़ना है। वो सारे नोट्स अवेलेबल करा देते हैं, वो सारी बुक्स के नाम बता देते हैं, सब कर देते हैं। तो वो बुक्स जो होती हैं, उनको आपको बार-बार पढ़ना है, रिवाइज़ करना। सबसे बड़ी बात है कि एक अपना सिलेबस होता है, किसी भी भर्ती के लिए सिलेबस होता है। उस सिलेबस को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। सिलेबस आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत तौर पे अगर सिलेबस आपने अगर सही ढंग से समझ लिया, तो आपकी 25% मतलब जो कहते हैं 25% जो सफलता है ना, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बाकी 75% जो रहती है वो आपकी तैयारी, आपके रिवीजन पर, आपकी टेस्ट सीरीज पर, और आपके डेडिकेशन पर, आपके समर्पण समर्पण पर, और आपके डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करेगी। कोचिंग जरूरी है, या अगर पढ़ना चाहे तो सेल्फ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, नो डाउट। बट इसमें 2 तरह की बातें हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट कहूँ मैं, तो अगर वो सर्वाइव कर पा रहा है कोचिंग के लिए, कि अगर पर्याप्त संसाधन है उसके पास, तो उसको एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। कारण ये है कि आरएस के बारे में अगर बात करें तो इतना बड़ा सिलेबस है, और उस सिलेबस में प्री में भी बड़ा सिलेबस है, और मेंस में तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको 16, 17, 18 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट आप आपके बेसिक जो शिक्षा होती है, उसमें आप उसको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। तो हर सब्जेक्ट का एक अपनी धारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ जाता है, तो हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर समझने के लिए, पूरा जो सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए अगर कोचिंग की जाए, तो वो अच्छा है। पर अगर कोई नहीं कर पाता है, मान लीजिए, तो आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है, बहुत कम फीसेस में भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप उनको कोचिंग अवेलेबल मिल जाती है। दूसरा ये कि सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें अपन को ही समझना है, हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं वहाँ, अपन को ही पढ़ना और अपन को समझना। तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। बाकी अगर आप कोचिंग करके कॉन्सेप्ट को समझ के अगर पढ़ाई करोगे और उस तरफ बढ़ेंगे, तो सफलता की जो रफ्तार है, वो थोड़ी तेज़ हो जाती है आपकी, तो जल्दी मिल जाएगी। सब्जेक्ट क्या मायने रखते हैं उसके लिए, आरएस के एग्जाम के लिए? कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखते। आरएस का एग्जाम देना है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप दे सकते हैं। और उसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आरएस के सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। आप आर्ट्स के हो, आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आरएस का सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा बनने के लिए। कोई व्यक्ति ये कि देख मैं आर्ट्स का हूँ और मैं बन ही जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आरएस एग्जाम जो है उसने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है आरपीएससी ने। उस सिलेबस को पढ़ने वाला व्यक्ति बन जाएगा, ना कि साइंस वाला, ना कि आर्ट्स वाला, ना कि कॉमर्स वाला। उस सिलेबस को पढ़ने वाला व्यक्ति बन जाएगा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये भी उनको जो उनकी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई। और हम आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, अब उसमें पक्ष विपक्ष दोनों रहते हैं। कोई लोग तो सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और कोई कोई कहीं उठते बैठते हैं, मैं असफलताओं के बीच या कहीं पे भी एक हंसी मजाक जैसा भी कुछ परिहास करते हैं। ऐसे भी हादसे आपके साथ हुए हैं कभी? बिल्कुल, क्यों होता है कि हर जगह एक जैसा नहीं होता है। जब मैं तैयारी के दौरान मैंने बीएड नहीं की, उस दिन से ही मेरी आलोचनाएं स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। कि व्यक्ति एक बार बीएड कर लेता तो कम से कम टीचर या कुछ बन जाता, तो एक बार सेटल हो जाता, फिर उसके बाद प्रयास करता तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा जब मुझे बनना ही नहीं है, मेरा एक ही काम है, तो मैंने उधर गया नहीं। ये कोई बड़प्पन नहीं है मेरा, लेकिन मेरे को उधर बनना नहीं था टीचर, तो मैंने कहा नहीं बनना। 2 साल लेट या 3 साल लेट सफलता लेंगे, लेकिन अधिकारी बनेंगे, ये तो तय था।
उस दौरान बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपका सवाल है कि कितने सहयोग किया, किसने क्या किया, तो मैंने बताया ये परिवार के लोग ही आपके सब कुछ मतलब ख़ास होते हैं, वही लोग आपके हेल्प करते हैं। दूसरे उसके बाद नंबर आता है दोस्तों का, जो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छी संगति होती है, वो आपकी मदद करते हैं। बाकी लोगों को तो आप क्या हो, राजा हो, रंक हो, इससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। वो तो बनने के बाद फिर ठीक है, रिलेशन निकालते हैं। जब नहीं बना उस तब मैं तैयारी कर रहा था बीएड की, तब लोग मेरे बारे में कहते थे कि ये मतलब ऐसे ही करता रहता है, बीएड कर लेता है वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के आलोचना की जाती थी मेरे बारे में कि ऐसे करता। ये कुछ नहीं बन पाएगा। हाँ, ये नहीं बन पाएगा, ऐसे करता रहता है, वैसे करता रहता है। तो मैं बोलता नहीं था, मेरी एक आदत है, मैं पेशेंस वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि सफलता के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, तो धैर्यवान व्यक्ति हूँ। मैंने कहा ये समय जवाब देगा, खुद जवाब देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मेरा काम करता रहा, वो उनका काम करते रहे, वो आलोचना करते रहे, मैं मेरी पढ़ाई करता रहा, जीत मेरी हुई और उनके मुँह बंद हो गए। वो बंद हो गई। तो जैसे ही आप सेलेक्ट हो गए, आपके गाँव का स्पेशल माहौल कैसा था और आपके परिवार में सबसे बड़े आप थे, तो वो खुशी कैसी थी? एक बार वो मोमेंट बताओ। मोमेंट गजब का था। रात को 11 बजे रिजल्ट आता है फाइनल, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। तो गजब का था। उस दिन सारे लोग खुश थे। मैं कहीं न कहीं दुःख भी था, एक हल्का-सा दुःख था दिमाग में कि जब जिस माँ-बाप ने अपन को पैदा किया है, इस धरती पर आपको धरती को दिखाया है, दुनिया को दिखाया है, उन लोगों को आपकी सफलता देखने नहीं मिली। तो वो एक मन में थोड़ा-सा हल्का-सा मतलब एक प्रकार का दुःख था। उस दुःख को कितने के दिन गाए यूँ करके फिर सब लोग खुश थे, सिस्टर वगैरह, अंकल वगैरह, सारा गाँव खुश था उस दिन। सारे गाँव ने जम के मज़े लिए उस दिन, जम के रैली निकाली और जम का मज़ा लिया। अच्छा। अब अपने गाँव का, अपने परिवार के लिए किसी को आप अभी पढ़ा रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं गाँव के लिए? बिल्कुल, मैं जब भी गाँव में जाता हूँ, जब भी मेरे घर जाता हूँ, तो मैं हर कोई व्यक्ति को मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनकी क्वेरीज़ होती है, कि क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बताता हूँ, पढ़िए। और परिवार की बात करें तो मैं मेरी सिस्टर है दोनों, वो उनको पढ़ा रहा हूँ और उनको पढ़ाया है, एक टीचर बन गई है। अभी एक उदयपुर में मैंने रख रखी है, तो वो भी तैयारी कर रही है। तो पढ़ाई के पीछे तो अगर कुछ खर्च भी करना पड़ता है, तो मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। रुपया, पैसा, लोग बताते हैं कि प्रशासनिक अधिकार और बड़े पदों पर जाने के लिए रसूखदारी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, बड़े पद जो आरएएस जैसा एग्ज़ाम है, जो राजस्थान का टॉप एग्ज़ाम, उसके बाद इंडिया का होता है, यूपीएससी होता है। तो आरएएस में बनने के वाले में आरएएस बनने के लिए आम तौर पे ये धारणा रहती है लोगों की कि रसूखदार या पैसे वाले वगैरह लोग बन पाते। ये सरासर मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं बन पाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम मेरे अपने ज़िले में भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल है, भी 2-3 बने हैं अपने ज़िले में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत की, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, और जो सिलेबस है उसको पढ़ लिया, मेहनत की, इधर-उधर नहीं भटके, तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैंने कर लिया। बहुत सारे जितने भी बड़े लोग हुए हैं, अगर उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे अपन, तो कोई ऐसे रसूखदार वाले खानदान वाले नहीं थे। सिंपल और सामान्य परिवार के व्यक्ति ही बड़ा काम करते हैं, मैं ये मानता हूँ। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कहीं पैसे वाले के घर में पैदा नहीं हुआ, हो सकता है बिगड़ जाता। इसलिए इस गरीबी में पैदा हुआ तो अच्छा लगा। गरीबी का साथ जन्म से, गरीबी साथ-साथ में लेके चला। गरीबी साथ में थी और गरीबी ने कहा कि तेरे को और गरीब बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा देखना आपको मैं मात दूँगा। क्योंकि गरीबी में पैदा हुआ, माताजी के जाने के बाद और हालतें खराब हो गई, पिताजी के जाने के बाद तो और हालतें खराब हो गई, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, मुझे कुछ और ही मंजूर था। तो देखो आज आपके सामने। बिल्कुल, ये सवाल जिनके थे उनको भी क्लियर हो गया कि रुपया, पैसा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी आजकल रसूखदार लोग ही आगे बढ़ते हैं। आज के समय में अभ्यर्थी 1 परीक्षा, 2 परीक्षा देने के बाद निराश हो जाता है, क्योंकि हर बार राजनीति की वजह से कैसे भी भर्तियाँ बहुत लेट होती है और फिर कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें विभाग की वजह से हो जाती है और अभ्यर्थी निराश हो जाता है। तो क्योंकि आपने सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस रखा और बीच में जैसा आपने कहा कि मैं कोचिंग करवाई और कहीं न कहीं पढ़ाई से भटका नहीं मैं। और आजकल के अभ्यर्थी जो है 1-2 परीक्षाओं के बाद, 1-2 साल के बाद में भी भर्तियों की वजह से निराश हो जाते हैं। तो उनको कैसे, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और उनको कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल किया कि आज के समय में युवा व्यक्ति एक बार सोच लेता है कि तैयारी करूँ, लेकिन भर्तियाँ लेट होती है या अन्य कारणों की वजह से जो भी है। इस दौर में
निराश हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप निराश तब होंगे जब आपके पास ज़िम्मेदारियाँ होगी। निराशा तब हाथ लगती है अपन को, अपन ज़िम्मेदारियाँ होती है, कुछ भी ज़िम्मेदारी फैमिली की हो कोई। आपके पास अगर आप ही हैं और आपने आपका टारगेट है, उसकी तरफ अगर आप लक्ष्य बना के बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आपको वही दिखेगा कि एक जो अर्जुन की तरह वही दिखेगा, चिड़िया की आँख ही दिखेगी। तो निराशा तो अपने आप को खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर निराशा ज़्यादा ही आ रही है, तो कुछ दिन के लिए आप दोस्तों के साथ ऐसे चले जाइए, जो निराशा वाले दिन है, दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त हो, अच्छी संगति वाले, उनके साथ बातचीत कर लीजिए, माता-पिता के साथ बातचीत कर लीजिए, फिर लग जाइए। निराशा तब होती है जब अपन भटकते हैं, अपने अपने स्वादों की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो स्वाद बुरे नहीं होते। इस दुनिया में आज तरह-तरह के स्वाद हैं। उन स्वादों को छोड़ करके अगर अपन लक्ष्य की तरफ रहें, तो मुझे लगता है निराशा नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है निराशा होती है, लेकिन जो जैसा मैंने पहले ही बताया कि दोस्त अच्छे दोस्त हो, माता-पिता हो, उनके साथ बातचीत करके थोड़ा-सा वो कर लें। जैसे मेरा अगर बताएँ, मैं बहुत निराश होता था। जैसे मुझे पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, दूसरे प्रयास में सफलता नहीं मिली, तीसरे में तो निराशा बहुत होती थी। लेकिन मैंने एक काम किया कि पढ़ना जारी रखा और साथ-साथ कोचिंग खोल दिया, अपने आप को बिज़ी कर दिया, व्यस्त कर दिया। कोचिंग खोल कर के उसमें पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था। तो वहाँ बिज़ी मेरा जो दिनचर्या थी वो बिज़ी हो गई थी, तो मेरी दूसरी चीज़ें मेरे आस-पास भटकती नहीं थी निराशा वाली। तो ऐसा कर सकते हैं आप। खुद को जिस लाइन में जा रहे हैं, जिस टारगेट की तरफ जा रहे हैं, और वही उसी तरफ व्यस्त कर दें। तो व्यस्त शिक्षा ही अच्छा उपाय है कि उसी में ही आपको बिज़ी रखना पड़ेगा अपने आप को, टारगेट की तरफ रखना पड़ेगा। युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो उनसे थोड़ा दूर रह करके एक टारगेट की तरफ रहें। अपने आप के लिए, मैंने पहले भी बताया कि अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के अरमान के लिए, अपने फैमिली के लिए 5 इयर्स दे दें एक बार, बाद में मज़े करो आप। बाद में आपकी जो सारी घूमने की, शॉपिंग की या ट्रैवलिंग की, जो भी अपनी इच्छाएँ होती है जीवन में, वो बाद में कीजिए आप। पहले अपने आप को उस काबिल बना लीजिए, तो निश्चित तौर से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। एक चीज़ ये मेरा सवाल इसमें आया कि आप बता रहे थे, दोस्ती या संगति, कैसे पता लगे कि भई ये दोस्त अच्छे हैं और कैसे दोस्तों को चुनना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी बात है कि दोस्त अच्छे हो, तो आपका जीवन और सफल हो जाता है। क्योंकि आप माता-पिता से ज़्यादा दोस्तों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बिल्कुल। और दोस्त अच्छी सलाह भी देते हैं और बुरी सलाह भी देते हैं। जो इस मापदंड का तय करने का ये है कि अगर कोई दोस्त है आपका और कुछ बुरी सलाह दे रहा है, तो फिर वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। और कोई दोस्त है और अच्छे से आपको एडवाइस दे रहा है, वो अच्छा है, तो धीरे-धीरे चटनी वैसे हो जाएगी। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। ठीक है, कोई बुरी सलाह दे रहा था, ठीक है भाई, देखेंगे यूँ करके उसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो भी समझ जाएगा कि यार ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब संघर्ष में और विपत्ति में ऐसे टाइम में अगर कोई दोस्त रहते हैं, तो वो दोस्त नहीं होते, वो फरिश्ता होते हैं। तो ऐसे दोस्तों का रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ तो ऐसी टीम है एक, बहुत अच्छी दोस्ती है हममें। एक-दूसरे के सुख-दुःख में हम काम आते हैं। हम बनने के बाद भी काम आते हैं। हमारे पास सुंदर जी कटारा जी हैं, वो तहसीलदार जी हैं। श्याम जी हैं, अभी तहसीलदार जी बने हैं। नारायण जी हैं, अभी तहसीलदार जी बने हैं। गोपाल जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। हम मज़ाक भी कर लेते हैं, और जो सीरियस वाली बात होती है उसको सीरियस से लेते हैं, उसमें कभी कोताही नहीं बरतते भी। तो ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। अब एक सवाल आपसे भी, अपने टीनेजर का सवाल किया और कई दर्शकों का भी सवाल, और मेरा भी कह लीजिए। आप भी अभी तक शादी नहीं करे आपने, तो उसका क्या कारण, कब करने वाले और क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब लोग तो मास्टर बनने के बाद भी शादी कर लेते हैं, नौकरी लग गई अब ठीक है, लेकिन आप अभी तक कंट्रोल किए हैं। तो दर्शकों का सवाल था और मेरा भी, समझ लीजिए आप। देखो, हँसी वाली बात तो है ही है हकीकत, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। शादी करने के लिए आपका जीवन, शादी तब होती है कि जब आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, जीवन सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी तक तो सर्वाइव करने लायक हुआ नहीं मैं, हालांकि अब हो गया, तब करेंगे। लेकिन शादी अभी तक इसलिए नहीं की कि अभी मेरा प्रोबेशन पूरा हुआ, तो अभी मुझे सर्वाइव करने के लिए जो संसाधन होते हैं थोड़े बहुत है ना, मकान वकान देखना पड़ता है, तो सारी चीजें अभी हुई नहीं है, कर लेंगे। शादी कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर टीनेजर में आके आप अपने बहुत सारी भ्रांतियां के
शादी बहुत जल्दी करा देते हैं, बहुत गलत है। आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आप शादी को मैनेज करने लायक हो, आप उसको सर्वाइव करने लायक हो, आपकी फैमिली को सर्वाइव करने लायक हो, तब जाके शादी करनी चाहिए। अन्यथा आपके लिए तो फिर जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी। बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू दर्शकों के लिए एक अलग मोटिवेशन वाला होगा। इनके जीवन का संघर्ष आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा देगा और इन्होंने जैसा आपको बताया एकदम लॉजिकली चीज़ आपको बताई कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे नहीं भटकना है। हमारे वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, हमारा इंटरव्यू कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करें और आपका सर कीमती समय हमको दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।